नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 3 मई 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कोट देख लीजिए। आइंस्टाइन का कोट है, इट हैज़ बिकम अपीलिंगली ऑब्वियस दैट आवर टेक्नोलॉजी हैज़ एक्सीडेड आवर ह्यूमैनिटी। आइंस्टाइन क्या कह रहे हैं इस कोट में? हम टेक्नोलॉजी में तो काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, बट देखो इंसानियत, दया, संवेदना, ये सब जो चीज़ें हैं वो पीछे रह गई हैं। मतलब विकास तो हुआ है, पर जो वैल्यूज हैं उनका भी पतन हुआ है। किस बैकग्राउंड में आइंस्टाइन ये कोट देते हैं, मतलब ये बात बोलते हैं? देखो 20वीं शताब्दी में ना, जब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप कर रही थी तो उस समय दुनिया बदली। एटॉमिक एनर्जी, कंप्यूटर्स, वेपन्स, ये सब बन गए। आइंस्टाइन ने खुद एटॉमिक एनर्जी की जो बेस थ्योरी है ना वो दी थी। लेकिन हिरोशिमा नागासाकी के बाद ना उन्होंने ये कहना स्टार्ट कर दिया, साइंस के बिना मोरालिटी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो रिग्रेट करते थे कि उनकी बेस थ्योरी से एटॉमिक बॉम्ब बना और इतना ज़्यादा मानवता को नुकसान हुआ। उनका जो ये कोट था वो देखो आज भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। एक तरफ आज एआई, न्यूक्लियर वेपन्स, सर्विलेंस सिस्टम, जेनेटिक एडिटिंग, क्या क्या चल रहा है, मशीन इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो एम्पैथी जो है वो कम होती जा रही है। डिजिटल डिवाइड बढ़ गया है। टेक को लोग हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रोन अटैक, साइबर वार। अगर देखो ये प्रोग्रेस जो हो रही है, ये अगर कंट्रोल नहीं हुई ना तो मानवता की जो तबाही है ना वो निश्चित है। समझ गए? तो ये कोट था। आज देखो सैटरडे है, 2 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। और देखो कुछ लोगों ने ना ये सजेशन दिया था कि सर कोट्स बहुत ज़्यादा डिस्कस हो गए, अब ना हम एथिक्स डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं पिछले साल की तरह। लेकिन देखो प्री में तो अब कम ही दिन बाकी हैं। प्री के बाद एथिक्स डिस्कस करना स्टार्ट करें, अभी करें? मुझे एक आइडिया दो, आप में से कितने लोग तैयारी कर रहे हो इस साल के प्री की, और कितने बच्चे जो हैं अगले साल देंगे? थोड़ा सा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, ताकि उसी हिसाब से मैं डिसाइड कर सकूँ कौन सा एथिक्स वगैरह हमें ऐड करना है एडिटोरियल डिस्कशन में, या फिर कुछ और ऐड करना है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत थी पीडीएफ की। मैंने देखा यार टीम पीडीएफ डाल नहीं रही, मुझे भी काफ़ी हैरानी हुई। लेकिन कल इतने सारे बच्चों ने बोला सर पीडीएफ नहीं आ रही है, तो मैं इस चीज़ के लिए टीम को बोलता हूँ, अब रेगुलर पीडीएफ आएगी इसी चैनल पे। इस चैनल पे पीडीएफ आएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो। और वैसे वेबसाइट वगैरह पे भी पीडीएफ आती है, नोट्स आते हैं एडिटोरियल के, वहाँ पे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो भी सजेशंस हैं आपके बता दीजिए, हम अगले हफ्ते से जो इम्प्लीमेंट होने वाले सजेशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल कास्ट सेंसस के बारे में है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सबसे पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड देता हूँ और थोड़ा बेसिक्स कवर करवाता हूँ। हमारे देश में ना काफ़ी समय से मांग चल रही थी कास्ट सेंसस कंडक्ट करवाने की। खास करके विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी, वो ये मांग उठा रहे थे। 2024 का इलेक्शंस होता है। 2024 के इलेक्शंस में बीजेपी को थोड़े कम वोट प्राप्त होते हैं, मतलब पिछली बार के कंपैरिजन में उनकी सीट्स कम हो जाती हैं। तो कुछ एक्सपर्ट्स ने, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने ये बोला कि कास्ट सेंसस की वजह से उन्हें नुकसान हुआ। तो पहले बीजेपी कास्ट सेंसस का विरोध कर रही थी, अब सरकार ने ये अनाउंस किया है कि हम कास्ट सेंसस कंडक्ट करवाएंगे। कास्ट सेंसस होता क्या है? कास्ट सेंसस ये सिर्फ देखो पॉपुलेशन काउंट नहीं है कि हाँ लोगों की गिनती कर ली। कास्ट सेंसस में देखो गवर्नमेंट ना हर जाति की एग्जैक्ट पॉपुलेशन और उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का डेटा कलेक्ट करती है। सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूं, गवर्नमेंट ये पूछती है लोगों से आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, एजुकेशन का लेवल क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है कास्ट सेंसस में इंक्लूड की जाती है। हमारे देश में अगर मैं आपको ब्रीफ में कास्ट सेंसस का इतिहास बताऊं, क्योंकि देखो प्री में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारे देश में देखो सबसे पहली बार सेंसस कंडक्ट होता है कब? 1872 में। आप ये बताओ उस समय वायसराय कौन थे? उस समय वायसराय थे लॉर्ड माउ। तो लॉर्ड माउ वायसराय थे उस समय। उसके बाद देखो ब्रिटिश पीरियड में ही 1881 से रेगुलर कास्ट डेटा जो है कलेक्ट किया जाता है ब्रिटिश पीरियड में। आखिरी बार कब किया गया? 1931 में। कब? 1931। आप पूछोगे सर क्या 1941 में नहीं किया गया था? देखो 1941 में क्या हुआ था,
डेटा कलेक्ट किया गया था, लेकिन उस समय आपको याद हो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जो 39 में स्टार्ट हुआ और 45 तक चला। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण ना वो डेटा पब्लिश नहीं हुआ था। उसके बाद तो देश आज़ाद हो जाता है। 1951 में क्या हुआ? 1951 में आज़ादी के बाद नेहरू गवर्नमेंट ने ना कास्ट संबंधी डेटा इकट्ठा करना बंद कर दिया। लेकिन बहुत सालों बाद 2011 में सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस कंडक्ट किया गया था। 2011 में SECC, सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। लेकिन देखो SECC का ना डेटा जो है वो पब्लिश नहीं किया गया। सरकार कहती है कि इस डेटा में ना काफी सारी कमियां थी, डेटा रिलायबल नहीं था। क्यों? क्योंकि लोगों से जब कास्ट का नाम पूछा गया, किसी ने अपने गोत्र का नाम बता दिया, किसी ने अपने विलेज का नाम बता दिया, तो इस वजह से सही डेटा निकल के नहीं आया। फिर देखो 2021 आता है, कोविड के कारण सेंसस जो है वो पोस्टपोन हो गया। लेकिन 2 साल बाद 2023 में बिहार में नीतीश कुमार की जो सरकार है उन्होंने स्टेट कास्ट सर्वे करवाया। विपक्ष बार बार ये बोलता रहा कास्ट सेंसस सरकार कंडक्ट करवाए, कास्ट सेंसस सरकार कंडक्ट करवाए। तो पहले रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी कास्ट सेंसस के विरोध में थी, लेकिन अब 2025 में सरकार ने खुद फैसला लिया है कि हम कास्ट सेंसस कंडक्ट करवाएंगे। इसके बाद थोड़ा पॉइंट वाइज फॉर्म में हम डिस्कस करें, पॉइंट निकाल लेते हैं जो कि आप आंसर्स में यूज कर सको। सरकार ने देखो ये बोला है कि कास्ट सेंसस की जो पूरी प्रोसेस है ना ट्रांसपेरेंट होगी और बढ़िया ढंग से क्वेश्चनियर डिजाइन किए जाएंगे। जैसा बिहार में कास्ट सर्वे कंडक्ट हुआ ना, 17 कॉलम का एक फॉर्म भरवाया गया था, उसी प्रकार से डिटेल्ड क्वेश्चंस का एक फॉर्म भरवाया जाएगा ताकि दिक्कत ना आए। इस बार देखो ये भी चेक होगा, ओबीसी की अलग अलग जो कैटेगरीज है ना, सब कैटेगरीज हैं ओबीसी के अंदर, उनका क्या स्टेटस है, कौन डोमिनेंट है ओबीसी के अंदर, कौन मार्जिनलाइज्ड है, और इवन माइनॉरिटीज में भी जाति का क्या स्टेटस है, सारा डेटा कलेक्ट किया जाएगा। लेकिन अब ना आप में से बहुत से लोग क्वेश्चन पूछेंगे, सर ये बताओ कास्ट सेंसस की जरूरत क्या है? मतलब एक तरफ हम ये कहते हैं कि कास्ट डिवीजन खत्म होना चाहिए समाज में, दूसरी तरफ कास्ट सेंसस कंडक्ट करके और उसके बाद उसी के हिसाब से पॉलिसीज बना के तो हम तो कास्ट को और ज्यादा इस्टेब्लिश कर रहे हैं समाज में। क्वेश्चन तो जेन्युइन है। तो बेनिफिट क्या है कास्ट सेंसस के? बेनिफिट्स देखो ये सब हैं। सबसे पहले एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। आज देखो एससीज और एसटीज के अलावा किसी और कैटेगरी का रिलायबल डेटा ना हमारे पास में है नहीं। तो पॉलिसीज जब लॉन्च की जाती है ना, वो सिर्फ गैस वर्क पे लॉन्च कर दी जाती है, लेकिन अब फैक्ट्स के बेस पे पॉलिसीज बनेंगी क्योंकि प्रॉपर डेटा हमारे पास में होगा अलग अलग कास्ट का। नेक्स्ट है एजुकेशन, हेल्थ, जॉब्स में जो गैप्स हैं वो हमें समझ में आएंगे। कौन सी जाति का जो ग्रुप है वो ज्यादा ड्रॉप आउट कर रहा है एजुकेशन में, इसके अलावा किस कम्युनिटी में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। इवन जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं वो भी कास्ट वाइज हमें दिख जाएंगे कि कौन सी जाति में जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं अच्छे नहीं है, जहां पे ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। इसके बाद नेक्स्ट है टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स। ये भी अब पॉसिबल होंगी। गवर्नमेंट को पता चलेगा कहां पैसा एग्जैक्टली लगाना है, मतलब कौन सी कास्ट के लोग किस रीजन में रहते हैं और वहां पे ज्यादा पैसा लगाने की आवश्यकता है, वहां पे वेलफेयर स्कीम्स ज्यादा लॉन्च करने की आवश्यकता है, तो वो हमें पता लगेगा। जैसे हमने बात की ना ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन, ओबीसी को तो रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन ओबीसी के अंदर किसको कितना रिजर्वेशन मिल रहा है, कौन ज्यादा फायदा उठा रहा है, कौन कम फायदा उठा रहा है, वो सब हमें डिटेल से पता लगेगा और उसी हिसाब से सरकार एक्शन ले सकती है। ये लास्ट पॉइंट देखो, इनेबल ओबीसी सब कैटेगराइजेशन। ये रोहिणी कमीशन गठित किया गया था ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन के लिए, लेकिन उसके बाद कुछ खास हुआ नहीं, तो फिर इसको इंप्लीमेंट करना अब ज्यादा इजी रहेगा। समझ गए? रीएलोकेशन जो है बेनिफिट्स का वो ज्यादा इजीली हो सकेगा। इसके बाद देखो हम बात करते हैं चैलेंजेस की। देखो हमारे संविधान का आर्टिकल 16 सेक्शन 4 ये बोलता है रिजर्वेशन देखो तभी दिया जा सकता है जब एक ग्रुप पब्लिक जॉब्स में पर्याप्त रूप से रिप्रेजेंटेड ना हो। लेकिन देखो ध्यान देने वाली बात यह है, कास्ट सेंसस का मतलब यह नहीं है कि डेटा आने के बाद में रिजर्वेशन जो है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। नहीं,
यहाँ पे 1993 की इंदिरा सानी केस में जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी थी वो आज भी एप्लीकेबल है कि टोटल जो रिजर्वेशन है ना वो अप टू 50% हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। एक दो एक्सेप्शन बेशक हैं जैसे तमिलनाडु में। और फिर राइटर ये भी बोलते हैं, देखो जब ये कास्ट संबंधित डेटा आएगा ना, कास्ट संबंधी डेटा आएगा तो हमारे देश में पोलराइजेशन जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। कुछ पार्टीज इसका पॉलिटिकल मिसयूज करेंगी, कास्ट के नाम पे डिवाइड करने की कोशिश करेंगी ताकि राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाया जा सके। तो देश में जो डिवीजन है ना वो बढ़ेगा। अब इस चीज़ को सरकार कैसे एड्रेस करेगी ये देखने वाली बात होगी। फिर तीसरी चीज़ देखो डेटा की भी है। अब 2011 में सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कंडक्ट किया गया था, डेटा सही नहीं आया सामने। अब डेटा सही सामने आएगा, सरकार बोल तो रही है लेकिन क्या गारंटी है कि अभी भी डेटा सामने आएगा सही। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो सेंसस जो है वो सिर्फ नंबर नहीं देता है, सेंसस तो एक पॉलिटिकल, सोशल एंड मोरल डॉक्यूमेंट होता है। और जातियां अभी भी हमारे देश में ना रियल हैं। वाटर को एक्सेस करना, स्कूल को एक्सेस करना, राशन को एक्सेस करना, पंचायत में भागीदारी, पॉलिटिक्स में भागीदारी, सबका रिलेशन है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम। किस चीज़ से? कास्ट से। अगर हम कास्ट की रियलिटी को डेटा में नहीं लाते हैं तो फिर देखो इक्वालिटी सिर्फ एक नारा बन के रह जाएगा। लेकिन हाँ, ये सारी जो चीज़ें हमने देखी इन पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ट्रांसपेरेंसी के साथ में होना चाहिए कास्ट सेंसस, डेटा का पॉलिटिकल मिसयूज नहीं होना चाहिए। जो लोग कास्ट डेटा इकट्ठा करेंगे उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। और कास्ट डेटा जो सामने आए उसको डीपली एनालाइज करने की आवश्यकता है, सुपरफिशियली नहीं। पूरी प्रोसेस में पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो भी जीतना जरूरी है। तो ये सारी बातें राइटर बोलते हैं। कास्ट सेंसस को अगर ढंग से यूज किया जाए फायदे तो देखो हैं। फायदे जैसे और बेहतर रिप्रेजेंटेशन की जा सकती है, बजट एलोकेशन और टारगेटेड हो सकता है, और ज़्यादा जो मार्जिनलाइज्ड कास्ट है उनका एम्पावरमेंट हो सकता है। लेकिन बस बात वही, आइडियली अगर ये सब हो तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा कास्ट सेंसस से संबंधित, कास्ट सेंसस से रिलेटेड जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया ना, इससे संबंधित ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, ओवरसाइट का मतलब क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओवरसाइट? ओवरसाइट का मतलब होता है नजर रखना, अकाउंटेबिलिटी लेना, मतलब क्वेश्चंस पूछना। जब देखो पार्लियामेंट सरकार के काम पे निरंतर नजर रखती है ना, तो उसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। फिर से बोलता हूं, जब देखो पार्लियामेंट सरकार के काम पे नजर रखती है, सरकार से क्वेश्चंस पूछती है, तो वो होता है पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। इससे होता क्या है? इससे ये इंश्योर होता है कि सरकार अपनी पावर्स का ना मिसयूज ना करे, और ये भी चेक करती है पार्लियामेंट क्वेश्चंस पूछ के कि सरकार की जो पॉलिसीज है वो ग्राउंड लेवल तक पहुंच भी रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं। देखो भारत ने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल को अपनाया आज़ादी के बाद। डिबेट चल रही थी उस समय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में 1946 से 49 के बीच में कि कौन सा मॉडल अपनाया जाए, क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम अपनाया जाए या फिर पार्लियामेंट्री। हमने चूज किया पार्लियामेंट्री, और वो भी ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल का ना एक कोर प्रिंसिपल है, एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। मतलब सरकार ने जो भी काम किया है उसका हिसाब पार्लियामेंट को देना पड़ेगा। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो पार्लियामेंट फिर सरकार को हटा भी सकती है। कैसे? नो कॉन्फिडेंस मोशन से। किससे? नो कॉन्फिडेंस मोशन से। इसलिए देखो उस समय ना डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने बोला था, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, बेशक इसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी कम है लेकिन इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि उसको जवाब देना पड़ता है पार्लियामेंट को, और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये वर्थ है डेमोक्रेसी में। जो नुकसान हो रहा है ना कि हाँ स्टेबिलिटी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ज्यादा है, तो इतना वर्थ है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे अभी पूछता हूं, पार्लियामेंट कैसे नजर रखती है सरकार के कामकाज पे, कैसे सरकार की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है? इसके लिए ना कुछ टूल्स हैं। जैसे सबसे पहला टूल है क्वेश्चन आवर। पार्लियामेंट में रोज
सुबह जो पहला सेशन होता है ना, क्वेश्चन आवर का होता है। एमपीज क्वेश्चन पूछते हैं मिनिस्टर्स से, रियल टाइम बेसिस पे सरकार को जवाब देना पड़ता है। लेकिन ना इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? 17वीं जो लोकसभा थी ना, जो 2019 से लेकर 2024 के बीच में थी, लोकसभा में सिर्फ 60% टाइम्स ना क्वेश्चन आवर चला, और राज्यसभा में तो सिर्फ 52% टाइम्स क्वेश्चन आवर चला। बाकी टाइम क्या हुआ? हंगामा हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, एडजर्नमेंट हुआ। तो काफी जो इंपॉर्टेंट इश्यूज थे ना वो डिस्कस ही नहीं हुए। फिर बात करते हैं जीरो आवर की। जीरो आवर क्या होता है बताइए? जीरो आवर देखो कोई फॉर्मल एजेंडा के बिना होता है। एमपीज किसी भी अर्जेंट इशू को उठा सकते हैं जीरो आवर में, ताकि स्पॉन्टेनियसली सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सके बिना पहले नोटिस दिए। समझ गए? इसके अलावा देखो स्टैंडिंग कमेटीज हैं, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज कितनी हैं? 24 कमेटीज हैं, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, साइंस एंड टेक से रिलेटेड। अब इन डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज में ना पॉलिसी, बिल्स, बजट, इन सब का ना इन डेप्थ एनालिसिस होता है। ये कमेटीज क्या करती हैं? रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं अपनी अपनी मिनिस्ट्री की। पर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है जब ये कमेटीज फ्लोर पे यानी सदन में रिपोर्ट रखती हैं ना, तो उन पे डिबेट ही नहीं होती। कमेटीज की रिपोर्ट पे मिनिस्टर जवाब ही नहीं देते, और जो स्टेक होल्डर्स का इनपुट है ना वो भी लिमिटेड होता है। कायदे से देखो एग्रीकल्चर रिलेटेड डिपार्टमेंट कमेटी है, अब इसको ना अलग अलग स्टेक होल्डर्स से, साइंटिस्ट से, किसानों से इनपुट लेना चाहिए, लेकिन नहीं, अलग अलग स्टेक होल्डर्स का इनपुट कई बार लिया ही नहीं जाता। और इवन डिपार्टमेंट रिलेटेड जो ये स्टैंडिंग कमेटी होती है ना, इन कमेटीज के जो मेंबर्स हैं उनका कार्यकाल बहुत छोटा होता है, तो इस वजह से कमेटी में ना एक्सपर्टीज बिल्ड ही नहीं हो पाती। अब एक एमपी एक साल एग्रीकल्चर वाली कमेटी में, अगले साल किसी दूसरी कमेटी में, तो मजे नहीं आ पाते। अब देखो राइटर इसके बाद ना कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कुछ सफलताएं पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का कितना फायदा होता है। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल दिया जाता है स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवेज का। स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवेज ने रिकमेंडेशन दिया था कि इंडियन रेलवेज को ना डिविडेंड ना पे करना पड़े सरकार को, ऐसा प्रोविजन होना चाहिए। तो 2015 में ये प्रोविजन कर दिया गया, तो फाइनेंशियल बर्डन जो था थोड़ा कम हुआ रेलवेज के ऊपर। स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट, स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट ने 2017 में जो मोटर व्हीकल बिल आया था ना उसमें मेजर इन्फ्लुएंस डाला। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के ऊपर जो कैप लगा था ना उसे हटा दिया गया। इसके अलावा इसी कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद में एक नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड बनाया गया इसमें व्हीकल वाले एक्ट में। फिर एक और एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग था। अब इसने क्या रिकमेंड किया? इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि एनएचएआई के हाईवे प्रोजेक्ट्स में जो बहुत डिले होता है ना उसे कैसे कम किया जाए। सजेस्ट ये किया गया कि जब देखो 80% लैंड एक्वायर हो जाए ना किसी प्रोजेक्ट के लिए, तभी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो, उससे पहले ना हो। तो ये चीज भी इंप्लीमेंट की गई। फिर देखो एस्टीमेट कमेटी है। एस्टीमेट कमेटी ने एक चीज ये सजेस्ट की, जो यूरेनियम इंपोर्ट अभी हम करते हैं ना, इस पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए डोमेस्टिक माइंस जो है उसको खोल दिया जाए। इस रिकमेंडेशन को मान लिया गया। फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के द्वारा एक सजेशन दिया गया। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने 2010 में ना कॉमनवेल्थ गेम्स में करप्शन को एक्सपोज किया था, और पीएसी ने ना 8 साल में एवरेज 180 रिकमेंडेशंस दिए, और उसमें से 80% जो रिकमेंडेशंस है ना सरकार ने एक्सेप्ट कर लिए। समझ गए? तो मतलब कितना फायदा होता है इन कमेटीज का आप देख सकते हो। जब ये कमेटीज ठीक से काम नहीं करेंगी तो बहुत नुकसान होता है। करंट प्रॉब्लम्स क्या है? करंट प्रॉब्लम्स देखो ये है, क्वेश्चन आवर बार बार डिस्टर्ब होता है। जो एमपीज हैं वो कॉम्प्लेक्स इश्यूज को सिस्टमेटिक ढंग से एड्रेस नहीं कर पाते, उनके पास में रिसर्च नहीं होता, ऊपर से एमपीज इश्यूज को कई बार देख लेते हैं। कमेटीज की रिपोर्ट जैसे मैंने बताया इग्नोर कर दी जाती हैं, और कमेटी के अंदर डाइवर्सिटी और एक्सपर्ट्स बहुत लिमिटेड होते हैं। पार्लियामेंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट नहीं मिलता कमेटीज को। तो ये सारे नुकसान है जिसकी वजह से ना कमेटीज अपना बेस्ट काम नहीं कर पाती। समझ गए? इससे पहले कि जो सजेशंस राइटर ने दिए हैं वो हम डिस्कस करें, राइटर का एक अलग से मेन सजेशन डिस्कस करते हैं। वो बोलते हैं कि इंडिया में ना पोस्ट लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी डिस्कस वो मिसिंग है, PLS। मतलब कानून पास तो कर दिया जाता है, बना दिया जाता है, लेकिन कानून बनने के बाद में क्या इंपैक्ट आया इसे नहीं एनालाइज किया जाता। जबकि यूके में ये मॉडल है कि
कानून बनने के 3 से 5 साल के बाद में ना डिपार्टमेंट रिपोर्ट देता है और कमेटीज उसको एग्जामिन करती हैं कि भैया कानून बनने के बाद में क्या इंपैक्ट हुआ है इसका। बट हमारे देश में ये जो चीज है ना मिसिंग है। अगर ये चीज हमारे देश में हो ना, कानून बनने के बाद में 3 से 5 साल के बाद में इंपैक्ट एनालाइज किया जाए तो कानून को ठीक भी किया जा सकता है। समझ रहे हो? इसके बाद में राइटर जो कमेटी से संबंधित सजेशन देते हैं वो इस प्रकार से देते हैं। जैसे सबसे पहले कमेटी की जो रिपोर्ट्स है ना वो मैंडेटरी कर दी जाए कि सदन में वो डिस्कस की जाएंगी और मिनिस्टर को उन पे जवाब देना ही होगा। लोकल लैंग्वेजेस में कमेटी की रिपोर्ट्स की ट्रांसलेशन होनी चाहिए। आजकल तो एआई है, ट्रांसलेशन कितना इजी हो गया है। इवन कमेटीज की रिपोर्ट पे ना विजुअल एक्सप्लेनर वीडियोस बनाई जाएं ताकि लोग भी कमेटीज की रिपोर्ट को समझ सकें। आजकल मतलब बढ़िया से एनिमेशन ढंग से किसी भी इशू को समझाया जा सकता है, तो उसी प्रकार से विजुअल एक्सप्लेनर होना चाहिए कमेटीज की रिपोर्ट का। और कमेटीज को ना फुल टाइम टेक्निकल और रिसर्च सपोर्ट मिले। समझ रहे हो? मतलब एक्सपर्ट्स होने चाहिए। एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है तो उसमें एक्सपर्ट्स होने चाहिए एग्रीकल्चर के। फिर नेक्स्ट सजेशन ये है, इवन जो एमपीज है ना उनके पास में रिसर्च स्टाफ नहीं होता, उनके पास में रिसर्च स्टाफ होना चाहिए। बजट और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स कई बार एमपीज के लिए समझना मुश्किल होता है, तो एमपीज जो हैं टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं जैसे एआई और डेटा एनालिटिक्स। इवन यहां पे जो केआर नारायणन है ना वो एक बात बोलते हैं, 1993 में ना नई कमेटीज लॉन्च हुई थी। ये जो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज है ना 1993 में लॉन्च हुई थी। तो उस समय केआर नारायणन ने ना एक बात बोली थी, कमेटी का काम सरकार को देखो कमजोर करना नहीं है, कमेटीज का काम बल्कि सरकार को मजबूत करना है। और पार्लियामेंट की सपोर्ट से ना बल्कि सरकार मजबूत होगी, सरकार अपना काम ज्यादा अच्छे से कर सकेगी। पार्लियामेंट सिर्फ एक कानून बनाने की फैक्ट्री नहीं है, पार्लियामेंट का काम वॉचडॉग का भी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया पार्लियामेंट्री ओवरसाइट से संबंधित। आज देखो 2 इश्यूज हमने डिस्कस किए। कास्ट सेंसस से संबंधित हमने ये डिस्कस किया कि हमारे देश में इतने सालों बाद फाइनली कास्ट सेंसस कंडक्ट होगा। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में हुआ था लेकिन डेटा नहीं पब्लिश किया गया। काफ़ी सारे फायदे होंगे कास्ट सेंसस के, जैसे ओबीसीज में सब कैटेगराइजेशन ईजी होगा और रिप्रेजेंटेशन सभी कास्टों का जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। पता लग सकता है कि कौन सी कास्ट ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड है, उसी प्रकार से सरकार टारगेटेड स्कीम लॉन्च कर सकती है। राइटर ये भी बोलते हैं कास्ट देखो आज एक रियलिटी है लेकिन कास्ट सेंसस अच्छे से कंडक्ट होना चाहिए ट्रांसपेरेंटली। जो कास्ट गिनने वाले हैं, इनमरेट करने वाले हैं, उनकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए। ये भी इंश्योर करना जरूरी है कास्ट सेंसस का मिसयूज ना हो, ये सारी चीज़ें इंश्योर करना जरूरी है। फिर हमने पार्लियामेंट्री ओवरसाइट से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया था। पार्लियामेंट जब सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगती है, क्वेश्चंस पूछती है, वो होता है पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। कैसे होता है? क्वेश्चन आवर के थ्रू, 0 आवर के थ्रू, जो ये कमेटीज़ हैं इनके थ्रू। लेकिन दिक्कत ये है पार्लियामेंट्री ओवरसाइट ना कमज़ोर हुआ है क्योंकि क्वेश्चन आवर का बहुत सारा टाइम धुल जाता है दूसरी चीज़ों में, डिसरप्शन की वजह से, एडजमेंट की वजह से। कमेटीज़ के पास में एक्सपर्ट्स नहीं होते, कमेटीज़ की रिपोर्ट कई बार सदन में नहीं रखी जाती, कई बार उस पर डिबेट नहीं होती, कई बार मिनिस्टर्स जवाब भी नहीं देते, इग्नोर कर दिया जाता है। स्टाफ नहीं होते एमपीज़ के पास में, डीपली इश्यूज़ को एमपीज़ समझ नहीं पाते। तो राइटर सजेस्ट करते हैं कि एमपीज़ ना रिसर्च स्टाफ उनको मिलना चाहिए, टेक्नोलॉजी का वो उपयोग करें। पार्लियामेंट्री ओवरसाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सरकार को मजबूत करती है, सरकार को कमज़ोर नहीं करती है पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। तो ये भी अच्छा आर्टिकल था। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है पार्लियामेंट्री ओवरसाइट से संबंधित। 250 शब्दों में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। मंडे को फिर से मिलते हैं एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।